आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडरों की जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही थी उस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि एक तरफ गिरफ्तारी हो रही थी, दूसरी तरफ गोदी मीडिया चीख चीख करके उनके चेहरों को दिखा करके आतंकी घोषित कर देने पर तुला था। प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवियों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर अपनी तमाम दलीलों को खुल करके सामने रखा और एक ने भी उन्हें आतंकी नहीं कहा, पर गोदी मीडिया एनआईए के दावों के तहत ये डंके की चोट पर कहता रहा कि ये आतंकी संगठन है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के मुस्लिमों की सबसे बड़ी तंजीम क्या कर रही है, मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाली तंजीम आखिरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। और मुस्लिमों की सबसे बड़ी तंजीम जब इस पर पूरी तरीके से खामोश है तो दी हिंदू ने इसके ऊपर पूरी तरीके से आर्टिकल को लिखा है और जहां साफ तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं जमीयत उलमाए हिंद की चुप्पी पर। आखिरकार क्यों सबसे बड़ी तंजीमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के खामोश रही? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का खुल करके रुख सामने क्यों नहीं आया? ये तमाम दलीलें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं और किस तरीके से दी हिंदू ने इस आर्टिकल को सामने रखा है, पहले इस पर नजर डालते हैं। देश के सबसे पुराने मुस्लिम संगठन जमीयत उलमाए हिंद और बीजेपी के बीच बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बनती जा रही हैं। दी हिंदू ने अपने एक विश्लेषण में कहा है कि जमीयत उलमाए हिंद बगैर कोई शोर किए चुपचाप बीजेपी के साथ रिश्ते अच्छे करने में लगा है। अखबार ने लिखा है कि जमीयत उलमाए हिंद बगैर किसी औपचारिक ऐलान या चुनाव में खुलेआम समर्थन का प्रदर्शन किए बगैर बीजेपी को समर्थन देता आ रहा है, चाहे वे पीएफआई पर बैन का मामला हो या यूपी में गैर सरकारी मदरसों के सर्वेक्षण का। हालांकि ज्यादातर मामलों में इसने बीजेपी का चुपचाप समर्थन कर दिया है। दी हिंदू में छपे विश्लेषण में कहा गया है कि जब देश में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों और इमारतों पर छापे पड़ रहे थे और इसके सैकड़ों नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी तो जमीयत ने चुप्पी साध ली थी। जमीयत के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, ऐसा लग रहा था जैसे मुगल काल के आखिरी वक्त में मोहम्मद शाह रंगीला चुप्पी साध लेते थे। यहां तक कि जमात इस्लामी ने भी निष्पक्षता की पारदर्शिता की मांग की, लेकिन जमीयत ने हाथ झाड़ दिया। जमीयत के प्रवक्ता ने कहा, ना तो हम उनके साथ हैं और ना ही उनके खिलाफ, कानून को अपना काम करने दीजिए। यूपी में योगी सरकार की ओर से मदरसों के सर्वे के कदम पर तो जमीयत का रुख और भी चौंकाने वाला था। इस मामले में जमीयत के चीफ सैयद अरशद मदनी साहब ने तुरंत अपना रुख बदलते हुए न सिर्फ सर्वे का समर्थन किया बल्कि यह भी कहा कि अगले साल दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ उन्हीं को दाखिल मिलेगा जिन्होंने सीबीएसई से 10वीं पास की होगी। उन्होंने कहा कि सर्वे को लेकर अब तो स्थिति सामने आई है, उसमें डर या आशंका जैसा कोई बात नहीं है। जमीयत का यह बयान दिल्ली में उसकी इस बैठक के बाद आया जिसमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग मदरसों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में संगठन ने किसी भी कीमत पर इन मदरसों को बचाने का वादा किया था। उसने साफ तौर पर कहा था कि मदरसों का सर्वे बुरी नीयत से किया जा रहा है। अखबार लिखता है कि जमीयत के इस मौजूदा रुख पर 2019 में संसद में पारित सीए बिल को इसके जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी साहब के समर्थन की याद दिला दी। महमूद मदनी साहब ने उस समय गृह मंत्री के उस बयान का समर्थन किया था, इस बिल का हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इसके खिलाफ शाहीन बाग में आंदोलन हुआ तो मदनी सीए का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों में शामिल हो गए थे। इसके बाद वो मोहन भागवत से भी मिलने चले गए थे। इससे पहले सैयद अरशद मदनी साहब आरएसएस दफ्तर में
भागवत से मिलने की वजह से आलोचना के घेरे में आ चुके थे। बहरहाल जमीयत का बदला हुआ यह रुख सबको चौंका रहा है। आजादी के बाद से यह कांग्रेस का समर्थन करता रहा था, यूपी में से समाजवादी पार्टी को समर्थन देता रहा था, लेकिन फिलहाल यह बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह लिखना है देश के सबसे बड़े अखबार द हिंदू का। आपको बता दें कि इससे पहले जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सदातुल्ला हुसैनी ने एनआईए और ईडी द्वारा पीएफआई नेतृत्व और कार्यालयों पर छापे और कार्रवाई की निंदा की। मीडिया को दिए गए एक बयान में जमीयत उलमाए खासतौर पर जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने कहा कि जमाते इस्लामी हिंद एनआईए और ईडी द्वारा पीएफआई के कार्यालयों और उनके नेताओं पर की गई छापेमारी से अत्यधिक चिंतित हैं। एनआईए जैसी एजेंसियां जांच कर सकती हैं जिन लोगों के खिलाफ उनके पास स्पष्ट सबूत है, लेकिन ऐसी कार्रवाई निष्पक्ष और राजनीतिक प्रेरणा से मुक्त दिखाई देती है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष ने कहा, क्या एनआईए और ईडी छापे में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं? जिस तरह से एनआईए और ईडी ने पीएफआई को लक्षित करते हुए देश भर में एक साथ छापेमारी की है, हमारे समाज के जवाब देने के लिए बहुत सारे प्रश्न उठाता है। ऑपरेशन विशेष रूप से एनआईए, ईडी, सीबीआई और पुलिस जैसी विभिन्न राज्य एजेंसियों के माध्यम से पिछले कुछ सालों में विपक्षी समूह और नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियों द्वारा कई कार्यों की पृष्ठभूमि में संदिग्ध हो जाता है। यह हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार को ठेस पहुंचा रहा है और सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करने और उनका मूल्यांकन करने के नागरिकों के अधिकारों को खतरे में डाल रहा है। जमाते इस्लामी हिंद का कहना है कि कार्रवाई इस तथ्य के कारण भी संदिग्ध हो जाती है कि खुले तौर पर नफरत फैलाने वाले और हिंसा में लिप्त कई समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए ये छापे समाज के लिए असहज सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या छापेमारी किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र को खुश करने के लिए की जा रही है? अगर ऐसा है तो क्या ये एक तरह की तुष्टीकरण की और वोट बैंक की राजनीति नहीं है? जमाते इस्लामी हिंद ऐसे सभी छापे और कार्रवाइयों की निंदा करता है जिनमें लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से उत्पीड़न के अधीन किया जाता है, भले ही वे विपक्ष हो, अल्पसंख्यक या समाज के किसी भी सामाजिक वर्ग के हो। जमाते इस्लामी हिंद ने कहा कि यदि राज्य की एजेंसियां उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से बिना सबूत और औचित्य के जबरन कार्रवाई कर रही है तो ये एक जीवन और न्यायपूर्ण समाज के लिए स्वस्थ नहीं है। जमाते इस्लामी हिंद कभी भी नफरत और हिंसा का समर्थन नहीं करता और स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करता है। जहां एक तरफ जमीयत उलमाए हिंद ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी और सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद ही नहीं, तमाम मुस्लिम रहबरों को फोन करके इस पे स्टैंड लेने की कोशिश की, तो तमाम लोगों ने इस मुद्दे पर बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया।